हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज हमारा चैप्टर रहने वाला है कंप्यूटर जनरेशन से। ये क्वेश्चन रहेंगे हमारे 50 इसके अंदर। कंप्यूटर हिस्ट्री हमारा कवर हो चुका है, जिसके अंदर हमने 50-50 करके क्वेश्चन हमने 5 वीडियो कवर कर ली हैं। तो आज रहेगा हमारा कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित सवाल। भाग 1 हमारा आज रहने वाला है, जिसके अंदर केवल 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता था? तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। जहाँ पर वैक्यूम ट्यूब कब बनाया गया? 1904 के अंदर वैक्यूम ट्यूब बनाया गया। जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब लगा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल क्या माना जाता है? तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो लगभग 1940 से 1956 तक थे। उसके बाद हमारे सेकंड जनरेशन आ गई थी 1956 के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है डी ऑप्शन। एनिएक जो है यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। इसके अलावा एडवैक, एडसैक और यूनिवैक जो थे ये भी हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो इसके अंदर डी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इनपुट आउटपुट मीडिया क्या था? यानी कि इनपुट आउटपुट देने के लिए कंप्यूटरों में प्रथम पीढ़ी वाले कंप्यूटरों के अंदर किस चीज़ का यूज़ किया गया? तो वो किया गया पंच कार्ड का यूज़ इनपुट आउटपुट देने के लिए। इसके अंदर छिद्र होते थे जिसके द्वारा इनपुट आउटपुट कवर किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार में कैसे होते थे? तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत बड़े होते थे और पूरे कमरे में समा जाते थे, इतने बड़े होते थे वो। द्वितीय पीढ़ी से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हमारी सेकंड जनरेशन जो थी उसके कंप्यूटरों में मुख्यतः किसका उपयोग हुआ? तो ये उपयोग हुआ ट्रांजिस्टर का। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंदर हमारी जो वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस होकर ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लग गया वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय काल क्या माना जाता है? तो जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनका समय काल क्या माना जाता है? 1956 से लगभग 1963 तक द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर चले हमारे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस लेबोरेटरी में हुआ? तो बेल लैब्स के अंदर ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, जहाँ पर हमारी सी लैंग्वेज बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई सी लैंग्वेज? वो बनाई गई डेनिस रिची के द्वारा। तो वहीं पर ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ बेल लैब्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग हुआ? तो जो हमारी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे
उसके अंदर असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग हुआ जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज बोली जाती है। कोबोल का प्रयोग हुआ और फोर्ट्रान का प्रयोग हुआ। फोर्ट्रान हमारी सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज होती थी, ठीक है, और कोबोल है और असेंबली लैंग्वेज है। यह द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा द्वितीय पीढ़ी का उदाहरण है? तो जो IBM 1401 है यह द्वितीय पीढ़ी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्यतः किसका उपयोग हुआ? यानी कि द्वितीय पीढ़ी में जो ट्रांजिस्टर यूज होते थे उसको रिप्लेस करके किस में चेंज किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर को। तो तृतीय पीढ़ी में IC चिप का यूज हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। जैक क्लेयर किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का समयकाल क्या माना जाता है? तो जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका समयकाल माना जाता है 1964 से लगभग 1971 या 75 तक। ये लगभग में आ जाते हैं सभी, क्योंकि तृतीय पीढ़ी में हमारी IC चिप आ चुकी थी। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर का उदाहरण है? तो इनमें से राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन। IBM 360 जो है यह थर्ड जनरेशन के अंदर कंप्यूटर बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ? तो जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ। तो ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। अब आ चुके हैं चौथी पीढ़ी से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्यतः किसका उपयोग हुआ? तो IC चिप को रिप्लेस करके माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी के अंदर आ चुके थे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट रहेगा हमारा। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो जो इंटेल 4004 है यह दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों का समयकाल सामान्यतः किससे शुरू माना जाता है? तो जो चतुर्थ पीढ़ी आई 1971 से 1900 लगभग 89 तक चली, यानी कि वर्तमान तक भी चल रही है, हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी माना जाएगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सा चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर का उदाहरण है? तो इनमें से जो ENIAC है यह फर्स्ट पीढ़ी का है। IBM 1401 है यह सेकंड पीढ़ी का जनरेशन का है। UNIVAC है यह भी पहली पीढ़ी का है।
तो IBM PC जो है यह चतुर्थ पीढ़ी का एग्जाम्पल है। तो हमारा राइट ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर। चतुर्थ पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ जिससे सर्किट को और छोटा बनाया गया? तो जो IC चिप थी उसके सर्किट को और छोटा बनाया गया और वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लग गया। और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो VLSI टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज की गई फोर्थ जनरेशन के अंदर। फिफ्थ जनरेशन से क्वेश्चन आ चुके हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्यतः किस पर आधारित हैं? तो जो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं मुख्यतः आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला हुआ है, यानी कि आजकल हमारी पांचवी पीढ़ी ही चली हुई है। पांचवी पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ? तो पांचवी पीढ़ी के अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज होने लगी टेक्नोलॉजी। चौथी पीढ़ी के अंदर VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस देश ने की? तो जापान ने फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस प्रकार की भाषा के विकास पर जोर दिया गया? तो पांचवी पीढ़ी में NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर जोर दिया गया। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो पैरेलल प्रोसेसिंग पर काम करते हैं और AI पर आधारित भी हैं। तो मुख्य विशेषता क्या होगी पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की? पैरेलल प्रोसेसिंग और AI आधारित कार्य होते हैं। जनरेशन वाइज इन्वेंटर और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ चुके हैं। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया? तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? वो किया था ली डी फॉरेस्ट ने। यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला हमारा डी ऑप्शन। ली डी फॉरेस्ट ने 1906 के अंदर किया था और एक किया था 1904 में। किसने किया था वो मैंने पहले बता दिया है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसमें 2004 के अंदर भी योगदान है और 2006 के अंदर ली डी फॉरेस्ट ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया। ट्रांजिस्टर की खोज किन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी? तो ट्रांजिस्टर की खोज हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। बार्टिन और शोकले ने मिलकर ट्रांजिस्टर की खोज की थी। इंटीग्रेटेड सर्किट के सह आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो IC के सह आविष्कारक के रूप में रॉबर्ट नॉइस को जाना जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट रहेगा। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? तो सबसे पहला
जो माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। तो माइक्रो प्रोसेसर कंपनी सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कौन सी कंपनी ने बनाया? वो बनाया इंटेल ने। VLSI टेक्नोलॉजी ने किस चीज़ को संभव बनाया? तो VLSI टेक्नोलॉजी है वो कॉम्पैक्ट होती चली गई, वेरी लार्ज स्केल पर इंटीग्रेशन हुआ, यानी कि सर्किट का बड़े पैमाने पर मिनिएचराइजेशन हुआ। तो राइट ऑप्शन सी रहने वाला है यहाँ पर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्यतः कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? तो जो वह भाषा थी जो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज हुई वह थी मशीन लैंग्वेज। द्वितीय पीढ़ी के भाषा की में किस भाषा का विकास हुआ जो मशीन लैंग्वेज से आसान थी? तो वो थी असेंबली लैंग्वेज, यानी कि जो हमारे ह्यूमन के द्वारा रीड की जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तृतीय पीढ़ी में किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रचलन शुरू हुआ? तो वो हाई लेवल लैंग्वेज थी जो कि तृतीय पीढ़ी का में प्रचलित हुई, जैसे कि बेसिक थी, कोबोल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चतुर्थ पीढ़ी में किस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग बढ़ा जिसे यूजर आसानी से समझ सकता था? तो यह है 4GL, यानी कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्ट्रैन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस पीढ़ी के दौरान विकसित लोकप्रिय हुई? तो यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। फोर्ट्रैन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह द्वितीय पीढ़ी में यूज़ की गई। और दूसरी लैंग्वेज कौन सी थी? वो थी असेंबली लैंग्वेज जो कि दूसरी पीढ़ी के अंदर यूज़ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मेमोरी के रूप में मुख्यतः क्या प्रयोग होता था? तो जो मैग्नेटिक ड्रम था उसका प्रयोग मेमोरी के रूप में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंदर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्वितीय पीढ़ी में किस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग बढ़ा? तो जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी थी वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज़ की गई। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया। तो ये ऑप्शन राइट रहेगा हमारा। तृतीय पीढ़ी में स्टोरेज हेतु मुख्यतः क्या प्रयोग किया गया? ये क्वेश्चन सभी PYQ भाई अपने दोहराते रहिएगा, बार बार इसे रिवाइज करिएगा। अगर आपको यह फॉर्मेट चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्टोरेज हेतु मुख्यतः क्या प्रयोग होता था? तो मैग्नेटिक डिस्क जो है यह तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंदर प्रयोग में लाई जाती थी। सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी कि रैम बोला जाता है जिसे,
इसका व्यापक प्रयोग किस पीढ़ी से शुरू हुआ? तो जो चतुर्थ पीढ़ी थी हमारी, चौथी जनरेशन थी, जो सेमीकंडक्टर मेमोरी का व्यापक प्रयोग इसी जनरेशन के अंदर बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम पीढ़ी में स्टोरेज टेक्नोलॉजी किस दिशा में विकसित हो रही है? तो जो क्लाउड स्टोरेज है आजकल के टाइम का ज़्यादा प्रचलित है, ये पंचम पीढ़ी का ये स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियों के क्रम में उनके आकार में क्या परिवर्तन आया? क्या आकार बढ़ता गया, क्या आकार छोटा होता गया, या आकार अनियमित रहा? तो मिनिएचराइजेशन होता रहा, यानी कि छोटा होता गया आकार कंप्यूटरों का जैसे जैसे हमारी पीढ़ियाँ बढ़ती गई। कंप्यूटर की पीढ़ियों के क्रम में प्रोसेसिंग स्पीड में क्या परिवर्तन आया? तो प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ती गई। तो हमारा राइट ऑप्शन इसके अंदर क्या रहने वाला है? स्पीड लगातार बढ़ती गई। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। कंप्यूटर की पीढ़ियों के क्रम में कॉस्ट में क्या परिवर्तन देखा गया? तो जैसे जैसे विकास होता गया कंप्यूटर्स का, उसी तरीके से कॉस्ट में कमी आती गई। पहले बहुत महंगे होते थे और अब बहुत सस्ते आते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियों के क्रम में रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता में क्या परिवर्तन आया? तो विश्वसनीयता कंप्यूटरों की जनरेशन जैसे जैसे बढ़ी, रिलायबिलिटी भी बढ़ती चली गई। तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। कंप्यूटर की पीढ़ियों के क्रम में पावर कंजप्शन में क्या परिवर्तन आया? तो पहले पावर कंजप्शन, जैसे पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब चलाई जाती थी तो बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन होता था, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता गया और हमारे ट्रांजिस्टर आए, फिर हमारी आईसी चिप आई, वो छोटे होते चले गए तो उसके अंदर पावर भी कम होती चली गई। यूनिवैक 1 किस पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। ये 4 आपको याद रखने हैं, ENIAC, EDVAC, EDSAC और UNIVAC। ये चारों आपको याद रखने हैं, ये चारों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। IBM 7094 किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो ये है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर से। IBM 370 किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो 370 जो है IBM, यह तृतीय पीढ़ी से संबंधित है। चतुर्थ पीढ़ी में GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो चतुर्थ पीढ़ी में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो वो था विंडोज़ या फिर मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है,
कंप्यूटर की पीढ़ियों को वर्गीकृत करने में मुख्य आधार क्या है? तो जो नई नई टेक्नोलॉजी आती गई वो कंप्यूटर की पीढ़ियों को वर्गीकृत करती हैं, उनके हिसाब से ही नए अलग अलग नए नए वर्गीकरण किए गए, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा यहाँ पर। आज का हमारा क्विज जो था ये पूरा हो चुका है। हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अगर हमें फिर से शुरू करना है तो इस पर दबाना पड़ेगा, फिर से शुरू करें पर। अगर आपको यह फाइल फॉर्मेट चाहिए है ऐसे का ऐसा, तो आप घर बैठे भी इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।